नमस्कार, आशीष शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पहले 2 क्लास हम डाल चुके हैं। आज हमारी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक नए टॉपिक के साथ क्लास नंबर 3। टॉपिक का डिस्कशन आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एक बार के लिए तो देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोध, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर फॉर रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब देखिए, रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस के बारे में हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, 11th में, या फिर हम 9th 10th में पढ़ते हैं फिजिक्स में। रेजिस्टेंस पढ़ते हैं मेटेलिक वायर के लिए। तो देखिए, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस फॉर मेटेलिक वायर, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस फॉर मेटेलिक वायर। तो देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं, ये एक मेटल वायर है, ठीक है, और इस मेटल वायर की लेंथ है L। ये मेटल वायर है L लेंथ का, और इसका सेक्शन एरिया यहां पर देखो, ए क्या है, यहां पर ए है, यहां पर सेक्शन एरिया ऑफ दिस मेटल, ठीक है। तो इस मेटल वायर का सेक्शन एरिया ए है, और इसको हमने जोड़ रखा है एक बैटरी से, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो आप जानते हैं करंट फ्लो होगा। यहां पर क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। अब देखिए, यहां पर जो करंट फ्लो होता है वो करंट फ्लो होता है बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक वायर या मेटल्स के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो फ्लो होता है बाय इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, बेसिकली है क्या यहां पर कि कोई भी किसी भी सब्सटेंस में करंट तब फ्लो होगा, या रीजन बिहाइंड फ्लोइंग ऑफ करंट, रीजन क्या है कि करंट तब फ्लो होगा जब फ्री चार्ज फ्लो होगा। जब चार्ज मूव करेगा या चार्ज फ्लो होता है तब करंट फ्लो होता है। तो देखो, मेटल के अंदर करंट फ्लो होने का कारण क्या है? यहां पर चार्ज कौन सा फ्लो होता है? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो इसलिए मेटल वायर में करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? तो देखिए, यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, आई बात समझ में? अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए, रेजिस्टेंस होता क्या है कि जब चार्ज फ्लो होता है या मेटल में जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो देखो, जब इनका फ्लो होता है तो कंप्लीटली फ्री फ्लो नहीं होता। यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां पर कंप्लीट फ्री फ्लो नहीं करते हैं। आई बात समझ में? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखो, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं या इलेक्ट्रॉन बहते हैं मेटल में, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर होती है, कोलिजन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन मेटल एटम से भी टक्कर करते हैं। तो दूसरा रीजन क्या है यहां पर देख रहे हैं, रेजिस्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, या कोलिजन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और दूसरा रेजिस्टेंस का रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन एटम कोलिजन, या कोलिजन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम। तो 2 रीजन है रेजिस्टेंस इन मेटेलिक वायर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन एंड इलेक्ट्रॉन एटम कोलिजन। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्री फ्लो है वो ड्रैग होता है, वो रुकता है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो इस बाधा को ही हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इस रेजिस्टेंस से क्या होता है? करंट फ्री फ्लो नहीं कर पाता। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? जबकि देखिए, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर हम रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। तो केमिस्ट्री के अंदर किसके लिए पढ़ाता है? फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आई बात समझ में? रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस इन केमिस्ट्री स्टडी फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आई बात समझ में? और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिसोल्व करने के बाद में आयोनाइजेशन दिखाते हैं, कैटायन और एनायन में टूट जाते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इतना क्लियर है? तो देखो, यहां पर क्या होता है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हम एनोड और कैथोड ये इलेक्ट्रोड्स डालते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से ऐड करते हैं, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कैटायन तो मूव करता है कैथोड की ओर। ये आप जानते हैं, कैथोड किससे जुड़ता है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से।
ठीक है। तो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा कैथोड, तो कैटायन मूव करेंगे कैथोड की ओर, जबकि जो निगेटिव आयंस है, एनायंस है, वो मूव करेंगे पॉजिटिव एनोड की ओर, क्योंकि एनोड जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से। आए बात समझ में? तो देखो होता क्या है कि जब कैटायन कैथोड की ओर जाता है और एनायन एनोड की ओर जाता है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। आए बात समझ में? इनके बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। आए बात समझ में? तो यहां पर इन अट्रैक्शन से क्या होता है कि इनका फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। आए बात समझ में? इन आयंस का फ्री मूवमेंट सॉल्यूशन के अंदर पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? बताया मैंने, इन दोनों आयंस के बीच में क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्शन से जो है इनके गति के अंदर या इनकी जो मोबाइलिटी है उसके अंदर बाधा उत्पन्न होती है, और इसी बाधा या रुकावट या इसी ड्रैग को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इतना क्लियर है? फिर देखो फिजिक्स में हम एक बात और पढ़ते हैं कि जो रेजिस्टेंस आर है वो मेटेलिक वायर की लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मेटेलिक वायर जितना लंबा होगा उतना ही उस वायर का रेजिस्टेंस होगा। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। और एल यहां पर क्या है? अभी भी बोला है मैंने, लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर। इतना क्लियर है? दूसरा हम ये भी पढ़ते हैं कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब देखिए यहां पर जो ए है वो क्या है? वो है सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? इस वायर का सेक्शन एरिया, या इसको बोलते हैं हिंदी में काट क्षेत्रफल। तो सेक्शन एरिया ऑफ वायर के रेजिस्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सरफेस एरिया बढ़ता है वायर का या किसी मेटल का सरफेस एरिया हम बढ़ाते हैं, तो उस मेटल का सरफेस एरिया, जो आउटर सरफेस एरिया, वो बढ़ाता है। और जब आउटर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है। और जब ज्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए, गति करने के लिए, तो उनके बीच में आपस में होने वाली टक्कर जो है, इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन या टक्कर, या इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में जो टक्कर है, जो रुकावट है, वो रुकावट बहुत कम होगी। इसीलिए सेक्शन एरिया जब जितना हम इंक्रीज करेंगे उतना ही जो है टक्कर कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेक्शन एरिया A। इतना क्लियर है? लेकिन देखो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस इन केमिस्ट्री या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस की, तो देखो यहां पर क्या होता है? यहां भी सेम वही थिंग है, R इज प्रोपोर्शनल टू L। लेकिन देखो ये L क्या है यहां पर? यहां तो L क्या था? मेटल वायर की लेंथ, लंबाई। जबकि देखो यहां पर जो L है वो L है एनोड और कैथोड के बीच की डिस्टेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स कौन से? एनोड और कैथोड। तो यहां पर स्मॉल l क्या है? डिस्टेंस इन बिटवीन एनोड एंड कैथोड, या डिस्टेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, उसे हम क्या बोलते हैं? L बोलते हैं। ठीक है। तो R प्रोपोर्शनल टू L, और L क्या है? डिस्टेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। आई बात समझ में? फिर देखो दूसरा क्या है यहां पर? सेम वही थिंग है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। यहां भी क्या है? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। लेकिन अब देखो A यहां पर क्या था? A यहां पर था इस वायर का सेक्शन एरिया, लेकिन यहां पर जो A है वो है डिप्ड सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। आए बात समझ में? देखो होता क्या है कि बेसिकली ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि इस इलेक्ट्रोड का जो सरफेस एरिया है वही हम A मानते हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि जितना सरफेस एरिया इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप है उतना ही हम यहाँ पर सरफेस एरिया मानते हैं। भले जैसे मान लो इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया A है, और अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पूरा डूबा हुआ है तो पूरा का पूरा A हम यहाँ पर मानेंगे, कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इसी इलेक्ट्रोड का हाफ पार्ट डिप है, ठीक है, 50% डिप है, तो यहां पर हम मानेंगे A/2। तो A यहां पर क्या होता है? डिप्ड सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड का अगर मान लीजिए 1/3 पार्ट डिप है
तो ए बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बराबर होगा a/3, ठीक है। 25% डिप्ड है या 1/4 पार्ट डिप्ड है, तो इसका सरफेस एरिया हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, डिप्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 का, 1/4 का हो जाएगा a/4, आई बात समझ में। तो यहाँ पर ए हम क्या लेंगे, कितना सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड का डिप है, डिप्ड सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, आई बात समझ में। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो फ्री चार्ज है, फ्री मूव चार्ज है यहाँ पे, या जो फ्री चार्ज मूव हो रहे हैं वो क्या है यहाँ पर, कैटायन और एनायन। तो यहाँ पर करंट किससे फ्लो होता है, कैटायन और एनायन से। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट किससे फ्लो होता है, फ्री चार्ज क्या है यहाँ पर, कैटायन और एनायंस है, आई बात समझ में, आई बात समझ में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। जबकि देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, वापस से रिपीट करता हूं, यहाँ पर फ्री चार्ज कौन से मूव हो रहे हैं, मेटेलिक वायर में फ्री चार्ज मूव होने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, आई बात समझ में। तो इतना क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो वहां पे किससे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से, जबकि यहाँ पर करंट किससे फ्लो हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है फ्री आयन से, कैटायन और एनायन से। यहाँ पर रेजिस्टेंस है कोलिजन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड कोलिजन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम, मेटल एटम, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है, रेजिस्टेंस ड्यू टू अट्रैक्शन इन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, अट्रैक्शन इन बिटवीन कैटायन एंड एनायन या पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। यहाँ पर L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, A है सेक्शन एरिया ऑफ वायर, जबकि यहाँ पर L कितना है, यहाँ पर L किसको हम मान रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, डिस्टेंस इन बिटवीन कैथोड एंड एनोड, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो A है सरफेस एरिया, वो किसको मान रहे हैं, डिप्ड सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। यहाँ पर किसको मान रहे हैं, सेक्शन एरिया ऑफ वायर। इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्यों हो रहा है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कैटायन और एनायन है, इनके बीच के अंदर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और इस अट्रैक्शन फोर्स से ही इनका फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। इनके जो मूवमेंट है या मोबाइलिटी है वो ड्रैग होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इतना क्लियर है। फिर हमने क्या देखा था, R इज प्रोपोर्शनल टू L। L यहाँ पर क्या था, डिस्टेंस इन बिटवीन कैथोड और एनोड या डिस्टेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। दूसरा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और A यहाँ पर क्या है, A यहाँ पर है डिप्ड सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। अगर देखो इन दोनों इक्वेशन को हम मिलाकर लिखें तो यहाँ पर R प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकली हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब किसी प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं, प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट हमको लेना होता है, जिससे ये इक्वेशन इज इक्वल टू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर जो कांस्टेंट लिया है वो है रो। क्या लिया है मैंने, रो। और इस रो कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये तो क्या है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, जबकि रो क्या है यहाँ पर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध। इतना क्लियर है। अब देखिए हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की। तो देखिए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को हम डिटरमाइन या रिप्रेजेंट करते हैं ओम से, या तो ओम लिखते हैं या फिर ये इस ओम का साइन है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सबको। फिर हम आते हैं आगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे। यहां पर जो कांस्टेंट था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसके ऊपर आते हैं कि ये होता क्या। तो देखो अगेन हम जानते हैं R बराबर का फॉर्मूला क्या था, R बराबर रो मल्टीप्लाई L/A। और यहां से अगर हम रो निकालें तो रो बराबर क्या आ जाएगा, R मल्टीप्लाई A/L। और अगर हम मान लीजिए यहां पर रो का यूनिट निकालें तो देखो यहां पर R का यूनिट क्या होती है, ओम। क्लियर है इतना, R की यूनिट क्या होती है, ओम।
दूसरा ए की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, एल की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर से ये पावर घट जाएगी और यहां पर क्या बच जाएगा ओम मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। तो रो की जो यूनिट है वो क्या होती है ओम गुणा सेंटीमीटर, ओम मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। इतना क्लियर है, बेसिक चीजें हैं ये, क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। और तो देखो अगेन हमारा फॉर्मूला है रो का फॉर्मूला भी निकाला था हमने, कितना था रो बराबर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। आए बात समझ में। अगर देखो यहां पर अगर हम इफ अगर मान लीजिए यहां पर a बराबर मैं ले लूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो L है डिस्टेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स वो भी ले लूं मैं 1 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर ऐसा सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स का जो डिप पार्ट है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरा बात इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है वो भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो देखो 1 L बराबर 1 रखो, A बराबर 1 रखो, तो यहां पर क्या होगा देन रो बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में R, क्योंकि यहां पर 1 हो जाएगा तो रो बराबर यहां पर क्या आ गया R। तो हम क्या बोल सकते हैं जब किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो और उनका जो डिप्ड सरफेस एरिया है वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे में उस सेल का रेजिस्टेंस जो होगा या उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर, रो बराबर R। तो ऐसे सेल का रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के या विशिष्ट प्रतिरोध के। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है। तो बताइए डेफिनेशन क्या बनेगी। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, तो क्या बनेगी द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन in condition of when distance in between electrodes is 1 centimeter and dipped surface area of electrode is 1 centimeter square, then this resistance is equal to specific resistance. तो ये डेफिनेशन है। दूसरा देखो एक डेफिनेशन हमारी यहां पर और बन जाएगी, एक डेफिनेशन और बनेगी। वो कैसे बनेगी, देखिए इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का,
इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और इस इलेक्ट्रोड का जो सरफेस एरिया डिप है वो भी कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर दूर पर इलेक्ट्रोड है और उस इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया भी कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे चेंबर का वॉल्यूम कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या बोल सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक solution is known as या called as या is equal to specific resistance तो इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, C फॉर कंडक्टेंस। आया बात समझ में? तो कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। अब तो होता क्या है, जब किसी सब्सटेंस का, या यहां पर हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो करंट इजीली फ्लो होगा, करंट उतना ही इजीली फ्लो होगा। और यही अगर मान लो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट बहुत डिफिकल्टी से फ्लो होगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो इजीली करंट फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट डिफिकल्टी से फ्लो होगा। मतलब अगर करंट इजीली फ्लो हो रहा है तो हम बोलते हैं कि उसकी कंडक्टेंस ज्यादा है। जब रेजिस्टेंस कम है तो करंट इजीली फ्लो हो रहा है, और जब करंट इजीली फ्लो हो रहा है तो मतलब वहां पर कंडक्टेंस ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं यहां पर, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या होता है, चालकता होती है। या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कंडक्टेंस C बराबर क्या होगा 1/R। R का रेसिप्रोकल ही क्या होगा, कंडक्टेंस। इतना क्लियर है सबको? और हम जानते हैं यहां पर कि R बराबर, पिछली डेरिवेशन में क्या था, R बराबर था रो मल्टीप्लाई L/A। और ये वैल्यू अगर हम यहां पुट करें, ये वैल्यू अगर हम यहां पुट कर देंगे तो क्या आएगा अपने पास में, C बराबर आ जाएगा मेरे पास में 1/रो L/A। और C बराबर फिर यहां पे क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/रो मल्टीप्लाई A/L। इतना आ जाएगा अपने पास में। इतना क्लियर है सबको? अब देखिए इतना क्लियर है तो हम जानते हैं कि हमने यहां क्या देखा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टेंस। ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टेंस। या C बराबर क्या है 1/R। अगर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये क्या है, देखो यहां पर ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल अगर कंडक्टेंस है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आए बात समझ में? तो ये क्या है, ये है
ये आपको जो सर्कल में दिख रहा है वो क्या है, ये है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इतना क्लियर है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर हम, इतना क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं फिर। तो देखिए यहां पर C बराबर क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं K से, किससे करते हैं, K या कप्पा से। तो C 1/ρ क्या हो गया, K 1/ρ क्या हो गया, K मल्टीप्लाई A/L। आई बात समझ में। तो यहां पर जो K है वो क्या है, वो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ऐसे हम बोलते हैं कप्पा। इतना क्लियर है। और इसकी वैल्यू कितनी है, K बराबर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इतना क्लियर है सबको। अब देखो अगर हम यूनिट निकालें, यूनिट ऑफ C अगर मैं पूछूं आपसे कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगी, तो देखिए कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ R 1/R। तो आप जानते हैं R की यूनिट कितनी होती है, R की यूनिट कितनी होती है बताइए, R की यूनिट होती है ओम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 1/ओम, या हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओम इनवर्स। क्या बोलेंगे इसको, ओम इनवर्स। या इसको हम एक और बोलते हैं मोह, ओम का उल्टा मोह, तो इसको हम क्या बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं साइमन, इसको हम क्या बोलते हैं, साइमन। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, 1/ओम या ओम इनवर्स या फिर मोह, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं साइमन। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम, इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो एक बार इसका हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सॉरी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। तो देखिए अभी अभी हमारे पास में क्या रिलेशन आया था, हमारे पास रिलेशन क्या आया था, C बराबर K मल्टीप्लाई A। तो C बराबर क्या था, C बराबर K मल्टीप्लाई A/L, A/, यह था रिलेशन। इसमें C क्या था, C पता है आपको, वापस से रिपीट करता हूं मैं, यहां पर C आपको पता है क्या था, C यहां पर था, C यहां पर क्या था, C था कंडक्टेंस, और K यहां पर क्या है, K यहां पर क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ए यहां पर क्या है, ए है डिप्ड एरिया, डिप्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इनटू सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, और एल क्या है यहां पर, एल है डिस्टेंस इन बिटवीन, डिस्टेंस
resistance in between electrodes, resistance in between electrodes। इतना क्लियर है? अगर देखिए मैं कप्पा निकालूं यहां से, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अगर मैं मान लो यहां से कप्पा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालूं तो K बराबर यहां से क्या निकलेगा बताइए? यहां से K बराबर क्या आएगा बताइए? मेरे पास K बराबर क्या आएगा यहां से? तो K बराबर मेरे पास आएगा, K बराबर आएगा C मल्टीप्लाई L अपॉन A, C मल्टीप्लाई A। और हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या आ गया? कंडक्टेंस मल्टीप्लाई L अपॉन A, L अपॉन A। इतना क्लियर है सबको? ये रिलेशन क्लियर है सबको? सॉरी, ये रिलेशन क्लियर है सबको? ये रिलेशन समझ में आया सबको कैसे बना? ये रिलेशन समझ में आया आपको कैसे बना? ये रिलेशन समझ में आया कैसे बना? अब देखिए, सुनो मेरी बात। L क्या है? डिस्टेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और A क्या है? डिप्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो देखो L जो है ना, तो ये चेंज होता कभी किसी भी सेल के अंदर, क्या L चेंज होगा? नहीं होगा। जो एनोड और कैथोड के बीच की डिस्टेंस है वो फिक्स रहती है सेल में, और सरफेस एरिया जो डिप है इलेक्ट्रोड का वो भी फिक्स रहता है। तो L भी हमेशा सेल के अंदर कांस्टेंट होता है, और A भी हमेशा सेल के अंदर कांस्टेंट होता है। तो ये क्या है? ये है हो गया पूरा कांस्टेंट। L अपॉन A क्या हो गया? कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर कंडक्टेंस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? सेल कांस्टेंट। तो एक तो क्वेश्चन यहां पर आते हैं आपसे, K पूछ लेगा, C पूछ लेगा, ठीक है, या फिर सेल कांस्टेंट पूछ लेगा, ठीक है। K और C देगा, और L अपॉन A मतलब सेल कांस्टेंट आपसे पूछ लेगा। तो अगर मान लो मैं आपसे यहां पर पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि K की यूनिट क्या होगी, अगर मैं निकालू यूनिट ऑफ K, यहां पर अगर मैं मान लो निकालू यूनिट ऑफ K, K की यूनिट क्या होगी? K की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ K। तो देखो K बराबर क्या है? C। C की यूनिट क्या होती है कंडक्टेंस की? अभी आई थी हमारे पास में, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर। कितनी आई थी? ओम इनवर्स कितनी आई थी अपने पास में? ओम इनवर्स आई थी, अपने पास में। ठीक है, तो देखो यहां पर C की यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स। और किससे मल्टीप्लाई है? L अपॉन A से। तो L की यूनिट क्या होती है? गुना सेंटीमीटर। A की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से ये गया, और क्या बच जाएगा फिर? ओम इनवर्स और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर इनवर्स। या इसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा ओम इनवर्स क्या था? साइमन था, या तो क्या बोलते हैं? मोह गुणा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मोह गुणा सेंटीमीटर इनवर्स। और फिर देखो यहां पर और क्या बोल सकते हैं? साइमन मल्टीप्लाई सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये सारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट, K की यूनिट। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं।
तो देखो यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर क्या है हमारे पास में, के बराबर आया C मल्टीप्लाई L अपॉन A। ठीक है, अगर मान लो मैं मानू यहां पर इफ L बराबर मैं मान लू 1 सेंटीमीटर और A बराबर क्या मान लू मैं 1 सेंटीमीटर मान लू, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताइए यहां पर इस रिलेशन में K बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, क्या बनेगी डेफिनेशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बताइए, इसकी बनेगी द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन सेल, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके आयंस द्वारा जो कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इतना क्लियर है सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर देखिए अब हम देखते हैं कि अगर मान लो हम यहां पर डाइल्यूशन बढ़ाएं, तनुता बढ़ाएं तो क्या होगा। तो देखिए अगर हम देखें केस, यहां पर केस स्टडी, अगर मान लो हम यहां पर बढ़ाएं डाइल्यूशन, इफ डाइल्यूशन इंक्रीज करे, या फिर हम बोल सकते हैं डाइल्यूशन इंक्रीज का मतलब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, या हम क्या बोल सकते हैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं यहां पर, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हम डाइल्यूशन बढ़ा दें, उसमें पानी डाल दें, डाइल्यूशन बढ़ा दें, तनुता बढ़ा दें या कंसंट्रेशन कम कर दें, तो क्या होता क्या है कि जो 1 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस है वो यहां पर कम हो जाएंगे, क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस थे पहले, अब वो डाइल्यूशन के बाद में क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे यहां पर, अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेज, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेज। और जब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में डिक्रीज हो जाएंगे, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडक्टेंस कौन दिखा रहे थे, आयंस दिखा रहे थे, और जब आयंस ही कम हो जाएंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस भी हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। तो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, सो देन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आल्सो डिक्रीजेज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आल्सो डिक्रीजेज। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल हम फिर से अगला टॉपिक लेके आएंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।